प्रेमशिला। युवक, तुम्हें पता है न, इस रात के इस प्रहर इस मार्ग से जाना सुरक्षित नहीं है। वधू इस प्रकार की पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को ही अपने शिकार की खोज में काल वन में विचरण करती है। रात्रि के रक्षक ने सुकेतु नाम के उस घुड़सवार युवक को चेताते हुए कहा, जाने दो रक्षक, ये युवराज के मित्र सुकेतु है, वीर है। इन्हें वधू के होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनकी वीरता और शक्ति के समक्ष वधू का दर्प भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। रात्रि के अभिरक्षकों के दलपति ने उपहास के साथ कहा। दलपति के आदेश का पालन करते हुए रक्षक ने काल वन कहे जाने वाले माया वन की तरफ जाने वाले मार्ग की बाधा हटा दी। माया वन में रात्रि के समय जाने वाले युवक प्रायः विलुप्त हो जाते थे। उन्हें खोजने के समस्त प्रयास विफल होने के उपरांत उन्हें मृतक मानते हुए उनकी मृत्यु का कारण वधू नाम की उस किंवदंती को मान लिया गया, जिसके प्रेतनी होने व युवकों को विलुप्त कर देने के किस्से प्राचीन काल से ही पूरे क्षेत्र में कहे सुने जाते रहे थे। युवक ने उपहास से साथ रात्रि के रक्षक और रक्षकों के दलपति की तरफ देखा और फिर अपने अश्व को दौड़ाते हुए मायावन में प्रवेश कर गया। वो उत्साहित था। आज फिर पूरे चंद्रमा की रात्रि है, प्रेयसी और उसके प्रणय की रात्रि है। इस रमणीय वन का नामकरण माया वन किस महान विभूति ने किया, ये विचारणीय था, क्योंकि कोई भी मायावी या मायाविनी इस वन में विचरण नहीं करते प्रतीत होते थे। इस शांत वन में वन्य प्राणियों और रूपवती प्रेयसी के अतिरिक्त कोई माया नहीं है। वहाँ ये समस्त विचार मन में लिए हुए सुकेतु ने माया वन में अपने अश्व को दौड़ता रहा। रात्रि में सदैव पशुओं और पक्षियों के कोलाहल से अशांत रहने वाला मायावन आज शांत था। यदा कदा किसी रात्रिचा पशु या पक्षी की क्षीण सी आवाज अश्वारोही सुकेतु को सुनाई दे जाती थी। अभी ग्रीष्म ऋतु का अवसान ही हुआ था, लेकिन वन प्राणियों के चलने से निर्मित उस मार्ग के साथ उगी वन्य घास और वृक्षों के उस मार्ग पर पड़े बिखरे पत्रों पर गिरती उस शरद ऋतु के आगमन की सूचना दे रही थी। प्रेमाग्नि से पीड़ित सुकेतु के अश्व के टापों की ध्वनि शांत वन की नीरवता को भंग कर रही थी। उसके निरंतर दौड़ते हुए अश्व के खुरों से टकराने वाले वृक्षों के टूटे पत्रों पर गिरी उसकी बूंदें निरंतर वायु में उड़ रही थी और यदा कदा उड़कर सुकेतु के लगाम थामे हाथों और उसके मुख को भी छू जाती थी। आज वधू के विषय में रात्रि रक्षकों की चेतावनी उसे विचलित तो न कर सकी, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा विवश अवश्य ही कर गई थी। उसने आज तक प्रेयसी के साथ जो भी प्रेमालाप किया था वो रात्रि के अंतिम प्रहर में ही किया था। प्रेयसी ने उसे कभी भी दिवस प्रकाश में माया वन में आने के लिए नहीं कहा था, और वो भी प्रत्येक रात्रि प्रेमाग्नि से इतना व्याकुल हो उठता था कि उसे माया वन में प्रेयसी से मिलने आना ही पड़ता था। उसका अश्व त्वरित गति से वन के मध्य स्थित रक्त दुर्ग के सदियों से ध्वस्त खंडहरों की ओर बढ़ा चला जा रहा था, और उसी त्वरित गति से अनेक विचार भी सुकेतु के मन मस्तिष्क में घुमड़ रहे थे। कैसा मूर्खता पूर्ण प्रलाप करते हैं ये रात्रि के रक्षक। वधू नामक उस सदियों पुरानी किंवदंती से उसे विचलित करने का प्रयास कर रहे था। मूर्ख कहीं के। उनसे भी मूर्ख तो वह व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने वधू नामक इस किंवदंती द्वारा युवकों की हत्या किए जाने का इतना प्रचार कर दिया कि यह साधारण सा वन काल वन के नाम से जाना जाने लगा। आखिर तो मांसाहारी वन्य प्राणियों के जीवन की आवश्यकता है, उनकी क्षुधा शांत करने की विवशता है। ऐसे में कोई मूर्ख मनुष्य उनके समक्ष पड़ जाए तो उसका आखिर तो वो करेंगे ही। वन्य प्राणियों द्वारा आखिटित और मृत मनुष्यों के साथ वधू नामक उस किंवदंती को जोड़ना सिर्फ एक मूर्खता है, प्रलाप है। कदाचित वन में विलुप्त हुए युवकों का आखिर मांसभक्षी रात्रिचा प्राणियों के द्वारा उनका भक्षण कर लिया गया था, तो कहां से मिलते वो अभागे युवक जो माया वन में विलुप्त हो गए थे। सदियों पुरानी कोई वधू या उसकी प्रेतात्मा किसी युवक का शिकार करें, ये भी भला कहीं संभव है। आज के युग में इस धरा के प्रत्येक भाग पर मनुष्यों का राज है, ऐसे प्रेतात्मा का होना कैसे संभव है। प्रेम जाल। यही सब सोचते सोचते सुकेतु का अश्व मायावन के रक्त दुर्ग के खंडहरों तक आ पहुंचा। यही तो प्रेयसी उसे पिछली अमावस की रात मिली थी। उस दिन कुमार चंद्रकेतु के साथ अंग देश से आते हुए कलांत सुकेतु ने जब मायावन के रक्त दुर्ग के खंडहरों में ठहरने का सुझाव दिया तो कुमार हंस कर बोला था, सुकेतु, तुम्हें ज्ञात नहीं है ये रक्त दुर्ग के खंडहर शताब्दियों से श्रापित है। यहाँ ठहरने वाले योद्धा भी उस पिशाचिन वधू के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते आए हैं। मुझे युवावस्था में मृत्यु का वरण करने का सुझाव देकर तुम राजद्रोह के संकेत दे रहे हैं।
महाराज इस कृत्य के लिए तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं। वो इस बात को संज्ञान में नहीं लेंगे कि तुम मेरे परम मित्र हो। कुमार की बात से सहमत सुकेतु उस दिन तो सुकेतु स्वर्णपुरी में वापस आ गया था, लेकिन रक्त दुर्ग के उन खंडहरों के किनारे खड़े झुरमुटों में खड़ी उस मृगनयनी उस कोमलांगी को सुकेतु भूल न सका और रात्रि में जा पहुंचा मायावन के रक्त दुर्ग के खंडहरों में। वो कोमलांगी कहीं न थी। उसने खंडहर का कोना कोना छान मारा था, लेकिन वो कोमलांगी उसे कहीं भी न मिली थी। वो वन से गमन करने ही वाला था कि उसके पीछे से एक नारी स्वर ने उसे स्तब्ध कर दिया। किस प्रयोजन से रात्रि के इस प्रहर इस श्रापित खंडहर में विचरण कर रहे हो? एक चांदी से खनकते नारी स्वर ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। सुकेतु ने पीछे मुड़कर देखा तो एक शताब्दियों पुराने वट वृक्ष के नीचे वही कोमलांगी खड़ी हुई थी। उसे देखकर मंत्रमुग्ध सुकेतु के मुख से स्वर न निकल सका, और जो स्वर उसके मुख से निकला था वो कदाचित उसका नहीं था, किसी अन्य व्यक्ति का था, किसी अज्ञानी व्यक्ति का था। हे कोमलांगी, मैं आज दिन में तुम्हारे ननों के बाणों से घायल हो चुका हूँ और उन्हीं ननों में खो जाने के लिए यहाँ इस वन में विचरण कर रहा हूँ। यह अनर्गल प्रलाप करने के बाद सुकेतु को लगा कि वह उस कोमलांगी के प्रेम बाण से विक्षिप्त अवस्था में पहुंच चुका है, तभी तो आज उसका उसकी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है। रात्रि के इस प्रहर इस श्रापित खंडहर में मुझे देखकर क्या तुमको किसी प्रकार का भय नहीं है? तुम एक ऐसी युवती से प्रणय निवेदन कर रहे हो जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे प्राणों का भय नहीं है? क्या तुम्हें उस पिशाचिनी वधू का भी भय नहीं है? उस कोमलांगी की चांदी से खनकती वाणी एक बार फिर से सुकेतु के मन मस्तिष्क पर छा गई। मैं योद्धा हूँ हे कोमलांगी, मुझे प्राणों का भय क्यों होने लगा? रही उस किंवदंती पिशाचिनी वधू की बात, मुझे उस किंवदंती पर किंचित भी विश्वास नहीं है। क्या मेरे उत्तर के उपरांत मुझे मेरे प्रणय निवेदन का उत्तर भी मिलेगा हे कोमलांगी? सुकेतु ने अपने अश्व से उतरते हुए कहा था। उत्तर नहीं मिलेगा, पहले सिद्ध करो कि तुम प्रेम के योग्य हो। कहकर वो कोमलांगी एक हरिणी के समान कुलांचे भरते हुए उस श्रापित राजसी खंडहर की तरह दौड़ पड़ी। मंत्रमुग्ध सुकेतु ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो कोमलांगी उस श्रापित राजसी खंडहर में प्रवेश कर चुकी थी और वीरता के दर्प में चूर सुकेतु ने भी उसके पीछे दौड़ते हुए रक्त दुर्ग के खंडहर में प्रवेश किया और शुरू हुआ लुका छिपी का खेल। रात्रि के अंतिम प्रहर तक वो कोमलांगी उस रक्त दुर्ग के श्रापित खंडहर में ऊपर से नीचे दौड़ती रही और प्रेम बाण से क्लांत सुकेतु उसके पीछे दौड़ता रहा। उस खंडहर के एक परकोटे पर वो कोमलांगी उसकी पकड़ में आ गई। वो बुरी तरह हौंकते हुए बोली, युवक, मैं वनराज की पुत्री प्रेयसी हूँ, तुम कौन हो? प्रेयसी, मैं स्वर्णपुरी के पूर्व सेनापति वीरभान का पुत्र सुकेतु हूँ। सुकेतु अपनी भुजाओं में कैद उस कोमलांगी के मस्तक की तरफ देखते हुए बोला, सुकेतु, हे प्रिय युवक, मुझे प्रेम करो। प्रेयसी के मुख से वही चांदी सा खनकता स्वर निकला। प्रेम की भाषा। सदैव की भांति प्रेयसी उसे रक्त दुर्ग के खंडहर के शयन कक्ष की प्रस्तर शायिका पर विश्राम करते हुए मिली। वो शयन कक्ष उस खंडहर का सबसे कम क्षतिग्रस्त कक्ष था, जो पिछले एक चंद्र पक्ष से प्रेयसी और सुकेतु का प्रेम कक्ष बना हुआ था। उसी कक्ष के मध्य पड़ी एक विशाल प्रस्तर शिला उन दोनों की शायिका बनी हुई थी, जिसे वो दोनों प्रेम शिला कहते थे। योद्धा सुकेतु, क्लांत लग रहे हो, आओ मेरी प्रेम पाश में समाहित हो जाओ। प्रेयसी के मुख से निकले खनकते शब्दों ने सुकेतु की सारी क्लांति को हर लिया, लेकिन वो उसके हिम समान शीतल मुख को अपने विशाल हाथों में लेते हुआ बोला, प्रेयसी, ये रात्रि के इस प्रहर में मिलन मेरे समक्ष विभिन्न प्रकार की बाधाओं का कारण बन गया है। मेरे माता पिता मेरे रात्रि भ्रमण से चिंतित है। रात्रि रक्षक मेरा उपहास करते हैं। मुझे संदेह है उनका दलपति किसी दिन मेरे पिता के समक्ष मेरे इस वन भ्रमण को उजागर न कर दे। उजागर कर देगा तो करने दो। आज तुम मुझे प्रेम करने की अपेक्षा ये किस प्रकार का व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? प्रेयसी थोड़े से क्रोधित स्वर में बोली। प्रेयसी, क्रोधित मत हो, वो बस इतना बता दो, हम दिवस प्रकाश में क्यों नहीं मिल सकते हैं? सुकेतु ने प्रेयसी के हिम के समान शीतल हाथों को सहलाते हुए पूछा। प्रेम, वो भी दिवस प्रकाश में? ये किस प्रकार के प्रेम की बात कर रहे हो योद्धा?
इस बार प्रेयसी का स्वर थोड़ा सा कटु था। हृदय के प्रेम के लिए क्या रात्रि क्या दिवस, मेरी उलझन को समझो प्रेयसी। कदाचित अब मैं रात्रि के इस प्रहर में मायावन में तुमसे मिलने न आ सकूंगा। सुकेतु ने प्रेयसी के केशों का विन्यास करते हुए कहा, मेरे शरीर को पाने के उपरांत तुम्हारे मुख से इस प्रकार का प्रलाप सुशोभित नहीं होता है प्रिय। प्रेयसी ने पूर्व की भांति कटु स्वर में कहा, क्रोधित न हो वो प्रिय, मुझे दिवस प्रकाश में तुमसे मिलने का अवसर दो। मुझे तुम्हारे शरीर की नहीं तुम्हारे हृदय की आवश्यकता है। उसके लिए हम रात्रि के इस प्रहर के प्रेम तक ही सीमित क्यों रहे। सुकेतु ने प्रेयसी को अपनी प्रेम पाश में लेते हुए कहा, युवक क्या ये तुम्हारे प्रेम की भाषा है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरे लिए रात्रि के इस प्रहर के अतिरिक्त किसी अन्य समय तुमसे मिलना संभव नहीं है। अब समय व्यर्थ न करो, मुझे प्रेम करो। प्रेयसी क्रोधित स्वर में बोली, प्रेयसी यही तो प्रेम की भाषा है। हम शरीर तक ही सीमित क्यों रहें, हमें एक दूसरे के हृदय के स्पंदन को भी सुनना चाहिए। सुकेतु प्रेम पूर्वक बोला, तुम मेरे प्रणीय निवेदन का अपमान कर रहे हो युवक, मुझे क्रोधित न करो। प्रेयसी के मुख से एक गुर्राहट भरा स्वर निकला, कोई अपमान नहीं प्रिय। सुकेतु ने कहना चाहा, तुम मूर्ख हो युवक, तुमने प्रेमांध होकर आज तक तो मेरा हृदय स्पंदन नहीं सुना, परंतु तुम्हें आज मेरा हृदय स्पंदन सुनना है तो सुनो। कहते हुए प्रेयसी ने अपने शीतल हाथों से सुकेतु का सिर पकड़कर अपने वक्ष स्थल पर लगा दिया। सुकेतु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे हिम की किसी शिला ने छू लिया है, लेकिन फिर भी प्रेयसी के हृदय का स्पंदन सुनने का प्रयास करता रहा, परंतु उसके वक्ष स्थल में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं हो रहा था। सुकेतु ने प्रेयसी को धक्का देकर स्वयं से दूर किया और उस प्रेम कक्ष से भागने का प्रयास किया। मूर्ख, तू मेरी प्रेमपाश से बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। अब तू मुझसे रात्रि और दिवस के जिस प्रहर मेरी इच्छा होगी तू मुझे प्रेम करेगा। प्रेयसी के मुख से चांदी जैसे खनकते स्वर के स्थान पर भिनभिनाता सा स्वर निकला, तू वो पिशाचिनी वधू है। मुझे जाने दे पिशाचिनी, मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुकेतु भयभीत स्वर में बोला, मूर्ख है तूने मेरा वरण करते समय तो अपने माता पिता को स्मरण नहीं किया था। इस प्रेम शिला की तरफ देख, तूने इस शिला पर ही मुझसे प्रेम किया है। अब इस शिला में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रेम शिला में तेरे जैसे असंख्य युवक समाहित है। आ चल उन युवकों से भी तुझे परिचित करा दूं। कहते हुए प्रेयसी ने उछलकर सुकेतु को अपनी भुजापाश में लिया और उस प्रेम शिला में समाहित हो गई। अब तक शांत पड़े वन में कोलाहल सा मच गया और हिंसक रात्रिच अपने आखेट पर निकल पड़े। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।